ये सेल, अगर हम बात करें, देखो अभी तक अपन ने जो पीछे रोग भी पड़े थे उसमें मैंने बात की थी जब वायरस की, तब मैंने कहा इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया तब मैंने कहा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जिसे मोनेरा में रखा गया है। जब मैंने आपको कवक वाले रोग पढ़ाए तो कवक के बारे में बात करते वक्त मैंने ये बताया कि ये बहुकोशिकीय विषमपोषी जीव। जब मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया तो मैंने कहा कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। यानी कहने का मतलब क्या है कि सारे जीव, वायरस को हटाओ, वायरस क्योंकि सजीव नहीं है, नई वायरस निर्जीव, दोनों की कनेक्टिंग लिंक। बाकी बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसी में ये कोशिका एक अकेली है तो किसी में खूब अरबों खरबों कोशिकाएं, जैसे हमारे अंदर। कोशिका बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे, आपकी कोशिका कर रही है। आपको ऐसा लगता है मैं सांस लेता हूं, ऑक्सीजन अंदर गई और मैं ये CO2 छोड़ रहा हूं, मैंने छोड़ी, आपने नहीं छोड़ी, वो कोशिका ने। ऑक्सीजन ली भी कोशिका ने, छोड़ी भी किसने? कोशिका ने। कैसे? अभी इसको बताऊंगा। आपको लगता है खाना मैं खा रहा हूं, खाना मेरे शरीर में जा रहा है, जा तो आपके शरीर में रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो खाना अल्टीमेटली सबसे, अगर अपन बात करें कि कहां जाएगा फाइनली, कोशिकाओं के अंदर। अगर मैं कहूं कि हम क्या हैं? कुछ नहीं, कोशिकाओं का हम एक, कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचनाएं हैं हम, और कुछ नहीं है। जिस दिन ये कोशिकाएं मर जाएंगी हम भी मर जाएंगे। यानी हम जो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो कोशिकाएं कर रही। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य का एक निश्चित जीवन काल होता है, मनुष्य पैदा होता है, जन्म होता है, वृद्धि होती है ना, शारीरिक या जैविक क्रियाएं होती है, और निश्चित जीवन काल के बाद मर जाता है। तो ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। यानी जैसे हमारा जीवन काल वैसे कोशिकाओं का जीवन काल। अपरिपक्व आरबीसी जो जो होती है ना, इमेच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें केंद्रक होता है। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें केंद्रक नहीं होता है। यानी इनका भी परिपक्वन हो रहा है, उनमें भी वृद्धि हो रही है, हमारे अंदर भी होती है। हम जब छोटे थे और जब जैसे हम आज हैं वैसे हम बचपन में नहीं थे, जैसे बचपन में थे वैसे आज नहीं, चेंज हुआ है, वृद्धि हुई है। इतने से थे, पैदा हुए थे तब, अब तो शारीरिक वृद्धि हुई है। पैदा हुए थे तब कहां दाढ़ी मूछें थी, ढंग से आईब्रो भी नहीं थी, अब तो वो भी है। यानी कहने का मतलब जिस तरह से हम वृद्धि और विकास करते हैं, कोशिकाओं में भी वृद्धि और विकास होता है। हम जनन करते हैं, हमारे जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, कोशिका भी विभाजन करती है, कोशिका में भी माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, नई कोशिकाएं बनाती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला है। जीवन क्या है? कोशिका है। हर जीव, चाहे वो पौधा है, चाहे जो जंतु है, चाहे वो एक कोशिकीय, चाहे वो बहुकोशिकीय, अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय अवस्था से करता है। हम सब जब सभी की बात करते हैं, सभी मनुष्यों की, ऐसा कोई नहीं है कि मैं तो दिव्य तरीके से पैदा हुआ हूं, सभी एक तरीके से ही होते हैं। और जब शुरुआत होती है ना, ये एक कोशिकीय अवस्था से। सभी मनुष्य, सभी पौधे, सभी जंतु अपने जीवन की शुरुआत, चाहे पौधा बीज के रूप में था, चाहे मनुष्य ये गर्भ के रूप में था, ये कोशिका के रूप में। अभी क्या होता है, इस कोशिका में लगातार विभाजन होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 नई नई कोशिकाएं बनती है। और फिर इन नई कोशिकाओं में हम देखते हैं, ये नई कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाएं जब मिलती है तो बनाती है टिश्यू या उत्तक।
जैसे अगर मैं बात करूं ना अपना ब्लड, रक्त है क्या? कोशिका है, अंग है, ऊतक है या अंग तंत्र है? हाँ भाई, अगर अपन बात करें ना कि रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, यानी कोशिकाओं का क्या एक तरह से समूह है। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का। तो रक्त भी क्या है? ऊतक है। कैसा होता है? सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? हाँ, अरे ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? खून कैसा होता है? तरल या ठोस? तरल होता है ना। तो तरल ऊतक हो गया। अब हाँ, ऊतकों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें हम बात करें तो वो कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो ये निर्माण करते हैं अंग का, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र का, ऑर्गन सिस्टम्स, और अंग तंत्र मिलकर पूरा हमारा शरीर बनाते हैं। उल्टा भी चलें, यानी आपके शरीर को तोड़ना चालू करें तो आपके शरीर में कई अंग तंत्र, जैसे कंकाल तंत्र दिखाई देगा, श्वसन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा, जनन तंत्र होगा, पाचन तंत्र होगा, और तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, खूब सारे सिस्टम है हमारे शरीर में। ये सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। बस अगर सारे सिस्टम अपनी अपनी मर्जी से काम करें तो दिक्कत हो जाएगी। ये पूरे सिस्टम अपना पूरा शरीर का ऐसा है, वेल मैनेज्ड, एकदम व्यवस्थित तरीके से। आपके सामने अभी बहुत टेस्टी खाना आ जाए या बहुत अच्छी खुशबू आ जाए कहीं से खाने की, देखो सूंघ नाक से रहे हो, वो खाना सामने नहीं है फिर भी मुंह में लार आ रही है, पूरा कोऑर्डिनेट मैनर में। ऐसे नहीं है अभी सूंघ लिया और फिर घर जा रहे हो फिर लार आ रही है, या ऐसे नहीं है फिर घर पे लार आई और शाम को अब यार अब खाने की इच्छा हो रही है, तुरंत होगा सब। सभी एकदम समन्वित तरीके से, और ये सब मैनेज करता है अपना ब्रेन। सब कुछ यहां से होता है। एक शब्द बोल देता हूं ना जब मैं कि सब कुछ यहां से होता है, मतलब सब कुछ यहां से होता है। आप जो भी सोचते हो, आपका जो भी व्यवहार है, आप जो भी चीजें याद करते हो, आप किसी कोई चीज में, कोई सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप इमोशनल हो या आप रेशनल हो, आपका विवेक कितना है, आपकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सब यहां से कंट्रोल होता है, ब्रेन से। तो ऐसे पूरे सारे ऑर्गन सिस्टम्स है ना, इनको कंट्रोल ये ब्रेन करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ यहां से होता है। कई जने कहते हैं ना मेरे को यहां से, वो यहां से कुछ होता नहीं है, यहां से कुछ नहीं होता। मतलब सब इसी को सब कुछ मान बैठते, अरे इसको चलाने वाला ये है। जब लोग इसका यूज नहीं करते ना तब जीवन में समस्याएं होती है। इसका यूज करना चाहिए, और अगर आप इसका यूज नहीं करते तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसका यूज करना चाहिए, ये बड़ी काम की चीज है। लोग काम की चीज को पहचानते नहीं और बिना काम की चीजों को, बस एक ही चीज को महत्व देने लग जाते पूरे जीवन में। और बल्कि कई जगहों पर, जगह पर किले, सड़क की दीवारें, वहां पर भी यही, और उसमें ऐसा और लिख देंगे एक्स विद वाई, विद लिख देते, कई कई जने वेड्स लिख देते। अभी वेड्स की स्पेलिंग आती नहीं उनको, जो लिखते हैं ना उनको वेड्स की स्पेलिंग भी नहीं आती ढंग से, तो और ऐसे और लगा देते फिर। तो ये गलत चीजें होती है, कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जीवन में यही रह जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी, चाहे ब्रेन हो,
चाहे इवन हमारा हार्ट हो, ये सब किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने, कोशिकाओं से। दिल चीर के देख, तेरा नाम होगा। नाम नहीं होता है दिल में, नाम नहीं होगा, कोशिकाएं होती है, कोशिका है उसमें भाई, सेल्स है। बोल देते कई लोग, होते हैं सबके अलग अलग। हाँ, जो अब देने वाले तो कोई नहीं थे, होंगे कोई ऐसे ही जिन्होंने दे दिया। अरे भाई, ये तो ताश का पत्ता होता है, लाल पान, ये लाल पान होता है, या उल्टा कर दो तो हुक्म हो जाएगा, काला पान हो जाएगा, तो वो अलग होता है। ये पान के पत्ते वगैरह वो पेड़ों पे ही अच्छे लगते हैं। खैर, लेकिन एक बात तय है, पूरा हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? ये कोशिका से, ये सेल से। अब ये सेल्स इतनी छोटी होती है, हमें दिखाई नहीं देती हमारी आंखों से, हमें दिखते हैं हमारे अंग, क्योंकि कोशिकाएं मिलकर उत्तक और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर पूरा बॉडी सिस्टम, मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप के सिस्टम से, और फिर उनसे मिलकर बनता है शरीर। तो जब बात आती है कोशिका की, तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में, कि हमारा जो एंशियंट टाइम है, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, साइंस बहुत ज्यादा प्रगति किया हुआ था एंशियंट टाइम में। फिर जब मिडाइवल पीरियड आया ना, मिडाइवल पीरियड था अंधकार का युग। अब एनसीईआरटी में पढ़ते हुए तो वहां लिखा हुआ रहता अंधकार का युग। अंधकार का युग इसलिए क्योंकि इस समय पोप और शासक का, या चर्च और शासक का प्रभुत्व था। पोप तो लोगों को इस तरह से, यानी चर्च इस तरह से बेवकूफ बनाता था कि हम आपको एक पेज पर लिख कर दे देंगे, ऐसे पेपर्स, कि आपको स्वर्ग मिलेगा, और वो उसको लोग खरीदते थे पैसे देकर, और सोचते थे अब तो हमारे पास, हाँ, और जैसे कोविड-19 का पास आता है वैसे हमारे पास पास आ चुका है, अब तो हमें स्वर्ग ही मिलेगा। लोग भी उस समय ऐसे जी रहे थे। और जब जब किसी ने तार्किक बातें की, लॉजिकल बातें की ना, तो उनको मरवा दिया, क्योंकि शासक और चर्च का गठजोड़ था। चर्च का मतलब कोई एक धर्म विशेष न होकर सारे धर्म, सभी ऐसे ही थे। यानी राजा और जो धर्म के अनुयायी थे, या उनके जो प्रमुख थे, उनका ही प्रभुत्व था, साइंस की बात ही नहीं होती थी। लेकिन जब ये रेनेसॉ हुआ, पुनर्जागरण हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला, और देखते हैं हम 16वीं 17वीं शताब्दी से आप तीनों देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सबकी जो प्रमुख घटनाएं, प्रमुख जो खोज या आविष्कार हुए, वो इन्हीं 16वीं 17वीं शताब्दियों से स्टार्ट हुए। परमाणु की खोज हुई परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था डाल्टन ने केमिस्ट्री में 1801 से 1805 के बीच में। फिजिक्स में न्यूटन ने अपने जो सिद्धांत दिए वो भी इस रेनेसॉ टाइम में ही दिए थे। अगर बायो में बात करें तो ये कोशिका की खोज लगभग 1665 यानी 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट हुक ने की। पहले तो यही माना जाता था कि कोशिका कुछ नहीं है। इवन ब्लड ग्रुप वगैरह की खोज अभी 1901 के आसपास, लगभग 125 साल पहले हुई। पहले तो यही माना जाता था कि हम तो केवल वही है। मैंने धर्म और धर्म के नाम पर लोगों को डराते भी थे, और शासक का साथ मिल जाता तो राजा से वैसे ही डर लगता था, कोई लोकतंत्र तो था नहीं। अब राजा के मन में आया तो राजा कुछ भी करेगा। राजा को अच्छा लगा, चलो कोई क्वालिफाइड नहीं हो, कुछ गुण नहीं है, बना दिया। कभी मनसबदार बना देते, कभी सूबेदार बना देते, कभी कुछ बना देते, वो उनकी मर्जी। राजा तो राजा है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। खैर, तो ये सारी जो खोजें हुई ना, चाहे मैंने कहा ना विज्ञान की प्रगति वापस जो हुई इस आधुनिक काल में ही हुई।
अभी देख लो नैनोटेक की भी अपन जब बात कर रहे थे तो लेकेग्यूरस कप या जो अपन ने कीलादी की बात की थी वो एंशियंट टाइम के थे, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से भी पूर्व इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट था। लेकिन ये बीच में आ गया अंधकार का युग, मध्यकाल। फिर जब वापस आधुनिक युग में ये सारी खोजें तभी हुई। 1665 में रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट तो थे, वो पौधों वगैरह पर कार्य करते थे। एक बार इन्होंने क्या किया, एक पेड़ होता है जिससे हमें कॉर्क प्राप्त होता है, ये कॉर्क का टुकड़ा उन्होंने लिया, माइक्रोस्कोप था, नीचे रखा, देखा तो इन्हें कुछ उस कॉर्क के टुकड़े में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होती है, ऐसे बिल्कुल छेदनुमा संरचनाएं इस तरह से इसमें दिखाई दी। तो इन्होंने इसे बोल दिया सेल। इस सेल शब्द का मतलब होता है छोटा चैम्बर या छोटा कक्ष। एग्जैक्टली ऊपर से देखने पर ऐसे लग रहा था कि कुछ दीवारों से घिरा हुआ ये स्पेस है। रॉबर्ट हुक ने इसको सेल कहा। सेल बोले तो छोटा कक्ष या चैम्बर। हालांकि ये कोशिका डेड कोशिका थी, मृत कोशिका थी, क्योंकि कॉर्क क्या होता है, डेड होता है, मृत होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर अपन पूछेंगे कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, यही कहेंगे। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट तो नहीं थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, ल्यूवेनहॉक। इंटरेस्टिंग कैसे कि इन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह की सहायता से खुद माइक्रोस्कोप जैसी संरचना बनाई। अब इंटरेस्टिंग ऐसे कि कुछ भी मिलता ना, उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते थे, कुछ भी। मुर्गी या मछली का खून मिला, उस खून को नीचे रखकर देखा। कीचड़ मिला, कीचड़ को उस माइक्रोस्कोप में रखकर देखा। पसीना था, पसीने को, खून मिला, खून को, यहां तक कि उन्होंने खुद का जो वीर्य था, सीमेन था, उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। लेकिन इन सब प्रक्रिया में उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। तो लिविंग सेल या जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने मृत कोशिका, डेड सेल को देखा था। तो बैक्टीरिया, लिविंग सेल सबसे पहले देखा ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी सबसे पहले देखा ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम बात करें कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अभी भी इतना ज्यादा कुछ हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट उस समय नहीं थे। अगर अपन बात करें आज से लगभग 250 साल पहले की बात हो रही, उस समय इतने कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं थे। 250 से भी ज्यादा हो गए भाई, 1600, 1700, 300, 350 साल पुरानी बात। इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे तो देख ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, इसको कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता। आज भी अब में से अगर साइंस वालों को छोड़ दें तो नॉन साइंस में भी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी माइक्रोस्कोप देखा हो या उसके अंदर किसी वस्तु को देखा हो। तो साइंस वाले भी कई बार तो नहीं देखते। 11th-12th में ठीक है, प्रैक्टिकल के टाइम ठीक है, हो जाता है सब कुछ। खैर, फिर हम बात करते हैं 150 साल तक कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई इस मामले में। 1830 के बाद वापस कोशिका की बातें होने लगी। अब हमारे पास और अच्छे माइक्रोस्कोप आने लगे, तो हमने कोशिका के अंदर देखने की क्षमता ले ली। और सबसे पहले कोशिका के अंदर केंद्रक, जो सबसे प्रमुख कोशिकांग है इस कोशिका का, इसको देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब 1838 कोशिका सिद्धांत आया, श्लीडेन और श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत में बाद में और भी चेंजेस हुए। एक वैज्ञानिक आए, वो रुडोल्फ विर्चो,
उन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही पैदा होती है। इवन देखो अभी भी 1850 के आसपास भी लोग क्या मानते थे या क्या सिद्धांत चलता था कि नई कोशिकाएं बस, नए जीव बस बन जाते हैं। ऐसी मान्यताएं थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि नील नदी के कीचड़ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें से मेंढक, मगरमच्छ जैसे उभयचर अपने आप पैदा हो जाते। लोगों ने तो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किए। वॉन हेलमोंट ने एक पसीने से भरी शर्ट ली, उसमें कुछ गेहूं डाल दिए और कुछ दिन बंद कमरे में उसको पटक दिया, और 15-20 दिन बाद जाकर देखा वहां चूहे के बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया कि गेहूं और पसीना चूहे पैदा कर देते। ये सिद्धांत माने जाते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, लुई पाश्चर, और भी इनके साथ दूसरे भी अलग अलग काम कर रहे थे, फ्रांसिस्को रेडी और स्प्लेंजॉनी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नए जीव पहले से स्थित जीवों से ही उत्पन्न होते। ये निर्जीव पदार्थों से यानी गेहूं, पसीने से या नील नदी के पानी से जीव पैदा नहीं हो। जीव तो जीव से ही पैदा होते। और ये बात रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के संदर्भ में कही कि नई कोशिकाएं पहले से स्थित कोशिकाओं से ही पैदा होती है। यहां पर देखो, जब मैंने यहां पर ये कहा कि ये नई कोशिकाएं बनी तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कहां से बनी? पहले ये एक कोशिका थी। अब आपके मन में आएगी सर ये एक कोशिका कहां से आई? तो ये आई शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, ये जाइगोट बनता है। अब मन में आएगा सर वो शुक्राणु अंडाणु कहां से आए? और जनकों से आए। सर जनक कहां से आए? उनके जनकों से आए। तो सर सबसे पहले क्या था? सबसे पहला जो जीव जो पृथ्वी पर था वो जल में उत्पन्न हुई एक कोशिकीय संरचना थी। एक कोशिकीय संरचना जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता करोड़ों सालों में आई थी। ये जीवन एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। पृथ्वी पर पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, न पेड़ पौधे न जंतु। लेकिन समुद्री जल में लगातार बिजलियां चमकती थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बने, वसा बने, प्रोटीन बने, न्यूक्लिक अम्ल बने, धीरे धीरे इकट्ठे हुए, आसपास आवरण बना, ये एक कोशिका बनी। अब इस एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनी धीरे धीरे। यानी जीवन की शुरुआत कहां पर हुई थी? जल में हुई थी। इसलिए जब भी हम कोई नया प्लेनेट ढूंढते हैं ना, तो वहां पर ये बात सबसे पहले ढूंढते हैं कि उस पर जल आज है या कभी था। अगर आज है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कभी रहा भी हो तो भी अपने लिए बहुत अच्छा है। तो ये कोशिका के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।